मार्क्स एंड पर्सपेक्टिव ऑन डेवलपमेंट कर रहे हैं। ऑलरेडी एक पार्ट चैनल पे है, दिस इज द सेकंड पार्ट। एंड यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो ये मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ है या जो अभी कैपिटलिज्म है, पूंजीवाद है, वो किस तरीके से डेवलप हुआ और किस तरीके से मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से कनेक्टेड है। ठीक है, तो देखिए आप एक चीज़ मानेंगे कि जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ या कैपिटलिज्म जो था, पूंजीवाद जो आया, उसने ग्लोबल मार्केट खोल दिया। ठीक है, अब लोग व्यापार सिर्फ अपने देश में नहीं करते थे, बाहर के देशों में भी करना शुरू कर दिया। बहुत ज़्यादा जो कॉमर्स था, मतलब व्यवसाय था, वो बढ़ने लगा। नेविगेशन एंड लैंड कम्युनिकेशन भी बढ़ने लगा। अब जैसे जैसे पूंजीवाद की शुरुआत होती है, ऐतिहासिक तौर पे अगर आप देखेंगे, तो अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं बना सकती हूँ डिटेल में। बाकी आप इतना समझ लीजिए कि जब पूंजीवाद समाज में आता है या कैपिटलिज्म की जब शुरुआत होती है, कैपिटलिज्म अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें, जहाँ पे मार्केट पे गवर्नमेंट का बहुत कम कंट्रोल होता है और कोई भी इंसान अपना बिजनेस शुरू कर सकता है, कंपनी शुरू कर सकता है। तो बहुत सारे राजा लोग उस टाइम पे होते हैं और बहुत सारे देश भी, जैसे कि कैपिटलिज्म की शुरुआत अगर हम माने तो यूरोप में काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये लोग कोशिश करते हैं कि हम नए नए रास्ते ढूंढें पानी के थ्रू, और उन देशों से व्यापार करें, और बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन भी शुरू होने लगता है। अब इससे क्या होता है कि इंडस्ट्रीज़ बहुत सारी खुलने लगती है और फ्री ट्रेड होने लगता है। फ्री ट्रेड इन द सेंस कि जो सरकार है, गवर्नमेंट है या राजा है, जो भी उस देश का होता है, वो कम कम से कम जो होता है ना, कंट्रोल करने की कोशिश करता है व्यापार को। ठीक है, व्यापार जो होता है वो मुक्त एकदम फ्री हो जाता है, इन द सेंस कि जिसके पास पैसा है वो व्यापार कर सकता है, वह व्यापार में भाग ले सकता है। ठीक है, और एक पूंजीवादी वर्ग भी हो जाता है, अमीरों का वर्ग, जिनके पास पैसा होता है और वो सब कुछ कंट्रोल करते हैं। अब बुर्जुआजीज का हम रोल समझ लेते हैं। तो बुर्जुआजी वो क्लास होता है, वो पूंजीवादी वर्ग होते हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आता है मार्केट एक्सपेंशन का, टेक्नोलॉजी का, सरप्लस वैल्यू का। और ये लोग प्रोलेटेरिएट्स को बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं। अब दो टर्म आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो फर्स्ट इज बुर्जुआजी, इनका मतलब होता है हैव वन। ठीक है, बुर्जुआजी यानी पूंजीवादी लोग, जिनके पास पैसा था, रुपया था। इन लोगों ने व्यापार को बढ़ावा देने की कोशिश की, व्यापार पे इनका कंट्रोल था, क्योंकि ऑफ कोर्स इनके पास पैसा था। तो इन लोगों ने नई नई फैक्ट्रीज खोली, फैक्ट्रीज में इन लोगों ने प्रोलेटेरिएट, जो गरीब लोग थे, उनको रखना शुरू किया। इनको हैव नॉट मार्क्स अपने उसमें बोलते हैं। ये गरीब तबका था जो पूंजीवादियों के अंदर काम करता था, उनकी फैक्ट्रियों में। या मान लीजिए कि ये लोग व्यापार कर रहे हैं, तो ये व्यापार मतलब सामान लेके जाना, सामान ढोना, जो छोटे मोटे वर्कर के काम होते थे, वो प्रोगेट करते थे। और बुर्जुआजी मतलब पैसे वाला वर्ग और ना पैसे वाला वर्ग। ठीक है, आपको ये दो टर्म कंप्लीटली समझ में आ जाना चाहिए, तभी आपको आगे चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे जैसे एडवांसमेंट होने लगती है, एक वर्ग हद से ज़्यादा अमीर हो रहा है, पूंजीवादी वर्ग, और एक वर्ग हद से ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन सह रहा है, क्योंकि जब पैसा इनके पास, इस वर्ग को पास था, तो वो हद से ज़्यादा अपने वर्कर्स को दबाते थे। बुर्जुआजी वर्ग जो है, या जो बुर्जुआजीज हैं या पूंजीवादी वर्ग है, उसने कुछ काम नहीं किया। ऑफ कोर्स इनका इतिहास में बहुत बड़ा रोल है, पूरा प्रोडक्शन जो सिस्टम था ना, उसको हिलाने में। यानी फैक्ट्री सेटअप करने से लेके ये जो दुनिया हम देख रहे हैं, उस दुनिया की जो नींव थी मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी की, वो पूंजीवादी लोगों ने रखा था, जिनके पास पैसा था। ठीक है, लेकिन इसके साथ ये लोग बहुत गलत भी कर रहे थे, उसको हम डिटेल में भी समझेंगे। इन लोगों के पास पैसा था, तो इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम पूरे वर्ल्ड मार्केट पे कब्जा कर लें। अब जो पहले की इंडस्ट्रीज थी, पहले छोटे छोटे घरों में इंडस्ट्रीज हुआ करते थे, लोग घरों में सूता काट के कपड़े बना रहे हैं, या छोटी मोटी मटेरियल ला के घर में बर्तन बना रहे हैं। इन सब चीज़ों को छोड़ के एक ग्लोबल लेवल पे फैक्ट्रीज खुलने लगी। यानी यूरोप में इतने बड़े लेवल पे कपड़ा बनने लगा, फॉर एग्जाम्पल ब्रिटेन में, कि वो पूरे भारत के देश के लोगों के लिए कपड़ा बन जा रहा था उनकी फैक्ट्रीज में। और इससे पहले क्या था कि मान लीजिए हम भारत का एग्जाम्पल, तो हमें छोटे छोटे गाँव में दो चार लोग अपने अपने घरों में कपड़ा बना रहे थे और गाँव में बेचते थे और ख़त्म हो जाता था। अब हम लोकल लेवल से ग्लोबल लेवल पे पहुंच गए थे कि ब्रिटेन का बना हुआ कपड़ा पूरे भारत के लिए, लोगों के लिए काफ़ी हो जा रहा था। ठीक है, एंड कैपिटलिज्म इतना फैला कैसे, आप क्वेश्चन पूछेंगे। तो उस टाइम पे जब कैपिटलिज्म पूंजीवाद की शुरुआत हो रही थी, तो उस टाइम पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा था हमारे ब्रिटेन में। ये 18वीं 19वीं शताब्दी की बात है। तो हो क्या रहा था कि उस टाइम पे बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ रही थी, जैसे कि स्टीम नेविगेशन आ रहा था,
लोग केमिस्ट्री का यूज़ कर रहे थे, रेलवे आ रहा था और बड़ी बड़ी मशीनें बन रही थी जो कामों को बहुत फास्ट कर देती थी। पहले हम सूता काटते थे, एग्जाम्पल कपड़ा बनाने का लेते हैं, तो हम एक ताना बाना करके मशीन होता है, एक्चुअली उसमें दो प्रोसेस होता है, ताना और बाना। तो हम उस बेसिकली कॉलम और एक तरीके से रॉ के स्टाइल में हम कपड़े को बुनते थे हाथ से। लेकिन धीरे धीरे ब्रिटेन में स्पेशली आने लगी मशीन्स जो इस काम को स्टीम के से या कोयले से चलने वाली मशीन बहुत फास्ट करने लगी और बहुत बड़े लेवल पे चीज़ें बनने लगी। अब ये बनने लगी, साथ में रेलवे आ गया। रेलवे से क्या होता था कि एक फैक्ट्री पे, भले गांव में वो फैक्ट्री खुली हुई है बड़ी सी जहाँ पे बहुत बड़े बड़े कपड़े बन रहे हैं, उनको उस रेलवे के थ्रू दूसरे जगह भेज दिया जाता था शहरों में। अब उसके अलावा स्टीम इंजन्स भी आ चुकी थी, जो पानी में शिप्स वगैरह होती थी वो भी काफ़ी अच्छी चलने लगी थी। तो अब ब्रिटेन का बना हुआ कपड़ा भारत आने लगा था और ब्रिटेन ने जिन जिन पे भी कब्जा कर रखा था, अमेरिका हो गया, अफ्रीका, वहाँ पे भी कपड़ा जाने लगा था। तो ये सब टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ने अमीरों को बहुत मौका दिया, बिकॉज उन्हीं लोगों का हाथ भी था इस डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं, और उन लोगों को पैसा कमाने का बहुत ही अच्छा मौका भी मिल गया। ठीक है। और इकोनॉमी जो थी वो फ्री कंपटीशन वाली थी। आपके पास पैसा है, आप फैक्ट्री खोलिए, आप रेलवे से सामान यहाँ से वहाँ बेचिए, मतलब। और कंपटीशन भी थी, मतलब बहुत सारे लोग उभर के भी आ रहे थे और बहुत ही बदलाव आ रहा था। पहले की सोसाइटी एकदम क्लोज थी, अब एकदम ओपन सोसाइटी हो गई थी। ठीक है। अब ये प्रोलेटरिएट्स क्या थे, या जो ये गरीब तबका जिसको हम बोल रहे हैं, या वर्किंग क्लास, अगर हम सिंपल भाषा में प्रोलेटेरिएट्स को बोले तो वो वर्किंग क्लास था। तो ये क्या था, जैसे जैसे कैपिटलिज्म बढ़ा, हमने कैपिटलिज्म का डिस्कशन किया कि किस तरीके से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया तो ये बढ़ा, तो यहाँ पे एक मॉडर्न वर्किंग क्लास आता है जिसको हम प्रोलेटेरिएट कह रहे हैं। अब बेसिकली क्या होता है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है और कॉम्पिटिशन होता है। मतलब मान लीजिए कि लेते हैं कि मान लीजिए एक एरिया में दो फैक्ट्री खुली, फैक्ट्रीज में मशीन्स वगैरह लगी हुई हैं, तो दोनों फैक्ट्रीज को 10-10 काम करने वालों की आवश्यकता है, वर्किंग क्लास की आवश्यकता है। पर मार्केट में 100 लोग ऐसे हैं जिनको काम की आवश्यकता है, तो क्या होगा? अब ये होगा कि इतना कंपटीशन होने की वजह से जो उनको पैसा मिलेगा वो बहुत कम मिलेगा और उनको काम बहुत ज़्यादा करवाया जाएगा। ठीक है। जो उनको उस टाइम पे खर्चा या पैसा वर्किंग क्लास को मिलता था कमाने से, वो बस उनकी सर्वाइवल के लिए, मतलब उनकी बेसिक नीड्स को फुलफिल किसी तरीके से कर रहा था। ठीक है। और मशीन्स के आने की वजह से काम ना के बराबर था। ठीक है। एंड फिर भी जो काम थे, मतलब ऐसा नहीं था कि पूरा टेक एकदम मशीनों वाला ही हो गया था, काम तो स्टिल थे। तो उस काम करने के लिए लोग बहुत लंबे लंबे घंटे तक काम करते, 14 घंटे 16 घंटे के काम हुआ करते थे। ज़्यादातर ये जो वर्किंग क्लास आता था, इनकी कोई प्रॉपर्टी भी नहीं होती थी, ना इनका कोई कनेक्शन होता था और ना ही कोई बहुत ही स्ट्रांग फैमिली से आया करते थे। ठीक है। एंड ठीक है, तो ये दोनों लोगों का एक एक पूंजीवादी हो गए और एक वर्किंग क्लास हो गए। इनका आपको बेसिक आइडिया मिल गया कि कैसे थे। अब मार्क्स का आइडिया ये है कि जो ये हैव्स है, हैव्स यानी अमीर लोग, पूंजीवादी लोग, हैव्स नॉट वो लोग जिनके पास कुछ नहीं है, वही वर्किंग क्लास लोग। तो ये मानते थे कि ये जो वर्किंग क्लास है ना, धीरे धीरे इनके अंदर ना अवेयरनेस जागेगा, इनके अंदर जागरूकता आएगी कि हमें आवाज़ उठानी चाहिए। तो बेसिकली जो ये वर्ग आता था वर्किंग क्लास, तो पहले का मिडिल क्लास हुआ करता था। जब पूंजीवादी व्यवस्था नहीं शुरू हुई थी, तो उससे पहले ये लोग आर्टिजन, गरीब किसान वगैरह हुआ करते थे। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे समाज मॉडर्न होता गया और पूंजीवाद शुरू हुआ, तो इन लोगों के पास ये सब करने के लिए बचा नहीं। अब मान लीजिए कि कोई मिट्टी का बर्तन बना रहा है फॉर एग्जाम्पल गाँव में, लेकिन एक बड़ी सी फैक्ट्री बन गई जो मशीनों से 10 मिनट में बना के रख दे रही है और वो हाथ से बना रहा है, तो ऑफकोर्स मशीनों वाला ज़्यादा बेटर फिनिशिंग के साथ था, फास्ट था और चीप भी था, तो लोग मशीन वाला खरीदेंगे, किसी के हाथ वाला क्यों खरीदेंगे? तो वो जो आर्टिजन था, जो बर्तन बना रहा था या जो मिट्टी के बर्तन बना रहा था, जो भी था, उसके पास तो नौकरी नहीं रही, तो वो क्या करेगा? वो फैक्ट्री में काम ढूंढने के लिए आएगा। तो ये सिचुएशन चल रहा था। आई थिंक आपको बेसिक आइडिया हो गया होगा कि क्या था। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको काफ़ी अच्छा आइडिया होगा। ठीक है। मार्क्स का मानना था कि जब ये अवेयरनेस इनके अंदर, जो वर्किंग क्लास है, डेवलप होगी कि ये हमारे साथ गलत हो रहा है, तो ये लोग तो मेजोरिटी में है। ठीक है। पूंजीवादी लोग कितने हैं, अमीर वर्ग कितना है? 5%, 10%, 90% तो ये वर्किंग क्लास है ना।
तो ये लोग आंदोलन करेंगे, यानी अमीरों के खिलाफ उठ के आवाज उठाएंगे। इन्होंने किया कभी नहीं है वैसा, बट उठाएंगे ऐसा मार्क्स को लगता था, ठीक है। और मार्क्स ने बोला कि जब ये आंदोलन होगा, यानी जब गरीब तबका अमीर के खिलाफ आवाज उठाएगा, तो उसके बाद क्या होगा उसका भी इन्होंने पूरा प्लान वगैरह बना दिया, ठीक है। तो जब आंदोलन हो जाएगा अमीर तबके के खिलाफ, तो जो ये वर्किंग क्लास है वो बन जाएगा रूलिंग क्लास, यानी अब ये सिर्फ वर्किंग क्लास नहीं रहेगा, अब इसके पास पावर आ जाएगी, क्योंकि वो उसने अमीरों को या पूंजीवादियों को हटा दिया होगा, उनको नष्ट कर दिया होगा, खत्म कर दिया होगा, ठीक है। अब क्या होगा कि समाज में डेमोक्रेसी आएगी, और वहाँ पे जो सेंट्रल कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन होगा वो स्टेट के हाथ में होगा। सिंपल भाषा में समझे कि जितनी फैक्ट्रीज होंगी जो पहले पूंजीवादियों की हुआ करती थी, उससे हटके ये जो नया तबका, यानी जो गरीबों का या वर्किंग क्लास का तबका जो अभी स्टेट को रन कर रहा है, ये सब इमेजिनेशन में हो रहा है मार्क्स के, ठीक है। रियल में अभी तक हुआ नहीं है ऐसा कुछ। ऑफ कोर्स सोशलिस्ट आपको नेशन लाइक रशिया चाइना मिल जाएंगे, बट ऐसा सोशलिस्ट नहीं है वो, ठीक है। ये सोशलिस्ट आइडिया की यहाँ बात हो रही है। तो बेसिकली उनकी इमेजिनेशन में वर्किंग क्लास पहले तो मार के भगाएगा अमीर क्लास को, फिर वो खुद रूलिंग क्लास बन जाएगा, यानी वर्किंग क्लास बन जाएगा वहाँ का राजा स्टेट का। अब स्टेट ही सारे फैक्ट्रीज को कंट्रोल करेगा, और जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का आइडिया होगा उसको एकदम खत्म कर दिया जाएगा, यानी जो पूंजीपति लोग बन के बैठे हुए थे जिनको नष्ट किया अभी वर्किंग क्लास ने, मार्क्स की इमेजिनेशन की बात हो रही है, उनको उस आइडिया से बहुत नफरत था मार्क्स को कि कोई भी तरीके की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, सारी प्रॉपर्टी जो होगी वो स्टेट या गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, ठीक है। और ग्रेजुअल थोड़ा बहुत इनकम टैक्स होगा, ठीक है। जिनके पास ज़्यादा इनकम होगा वो ज़्यादा टैक्स पे करेंगे, जिनके पास कम होगा वो कम मतलब करेंगे। और किसी का भी इनहेरिटेंस का वो राइट नहीं होगा, मतलब आपके पिता की प्रॉपर्टी है तो आपको मिल जाएगी, ऐसा कोई राइट नहीं होगा, बिकॉज प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है ना। अगर मान लीजिए कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का आइडिया है, फॉर एग्जांपल इंडिया का लेते हैं, तो यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी का आइडिया है, तो आपके फादर की जो प्रॉपर्टी है वो आपको मिलेगी। तब इस देश में जहाँ पे ये वर्कर्स का जो रूलिंग क्लास बनेगा, या सोशलिस्ट, अभी हम कंट्री की बात करेंगे अगर सोशलिस्ट आइडिया है तो वहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी है नहीं, तो इनहेरिटेंस कहाँ से होगा, ठीक है। आपके मतलब पिताजी की प्रॉपर्टी आपकी नहीं है, किसी की प्रॉपर्टी नहीं है भाई वहाँ पे, तो ठीक है। एंड जनरेशन से जनरेशन वेल्थ नहीं मिलेगा, बिकॉज क्या ही मिलेगा जब सबकी प्रॉपर्टी एक बराबर है, ठीक है। और कोई भी इंसान कोशिश करेगा प्रॉपर्टी हड़पने की या कुछ इस तरीके की चीज़ें करने की, तो उसे स्टेट कब्जे में कर लेगा, और सारे जो क्रेडिट्स और मनी रिलेटेड चीज़ें हैं उसकी मोनोपोली स्टेट की रहेगी। तो बेसिकली यहाँ पे अगर मैं सिंपल टर्म्स में, अगर अभी भी आप कंफ्यूज से समझाऊँ, तो मार्क्स एक इमेजिन कर रहे हैं सोशलिस्ट राज्य की, सामाजिक समाजवादी समाज की वो परिकल्पना कर रहे हैं, और जहाँ पे वर्किंग क्लास का वर्चस्व होगा, यानी वर्किंग क्लास वहाँ पे रूल करेगा, हर चीज़ स्टेट के कंट्रोल में होगा, यानी गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगा, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, कोई पिताजी की प्रॉपर्टी पुत्र को नहीं मिलेगी, जितना जो कमाएगा उतना उसको टैक्स देगा। और मतलब समाजवादी समाज की ये परिकल्पना कर रहे हैं, जो कि अभी तक तो अचीव नहीं हो पाया है। और कैपिटलिज्म ही पॉपुलर है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मार्क्स जो थे वो पूंजीवादी समाज के बहुत खिलाफ थे, इसीलिए उनकी सारी थ्योरीज पूंजीवादी समाज के खिलाफ ही लिखी गई है। और एक वो समाजवादी इंसान थे, और वो एक समाजवादी समाज की परिकल्पना करते थे, या उनके अंदर एक पर्सपेक्टिव था कि हाँ, एक समाजवादी समाज आएगा जहाँ पे वर्किंग क्लास राजा होगा। राजा शब्द इस्तेमाल करना सही नहीं है, बट मतलब बेसिकली रूल करेगा। जिस समाज की परिकल्पना कर रहे हैं समाजवादी, यहाँ पे कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट जो होगा वो सेंट्रलाइज होगा, यानी स्टेट ही सब मैनेज करेगी। यहाँ पे सब कुछ स्टेट मैनेज करेगा, सिंपल भाषा में समझ लीजिए। स्टेट की फैक्ट्रीज होगी, स्टेट की रेलवे होगी, सब कुछ स्टेट की होगी, ठीक है। और जो लेबर्स होंगे, सब लोगों का एक प्रकार का रोल होगा, ठीक है, इक्वल टाइप का ऑब्लिगेशन होगा, हर कोई एक प्रकार के ही काम करेगा। इंडस्ट्रीज और आर्मीज और एग्रीकल्चर वगैरह होंगी, मैन्युफैक्चरिंग, ये भी स्टेट ही संभालेगी। और धीरे धीरे जो ये समाज में शहरी और गांव के बीच में जो भेदभाव है, या
एक तरीके से समाज में गांव और शहर को अलग अलग देखा जाता है, उसको हटाने की कोशिश किया जाएगा। एक ही तरीके से पॉपुलेशन होगी, मतलब सिंपल भाषा में समझिए कि गांव में ज़्यादा कम लोग रहते हैं, शहरों में ज़्यादा लोग हैं थोड़े से जगहों पे, तो ऐसा नहीं होगा। पूरे देश में बराबर तरीके से लोग फैले होंगे, मतलब पूरे को हम एकदम शहरी ही बना देंगे, ऐसा ये मानते हैं समाजवादी समाज को। और सबको फ्री एजुकेशन मिलेगा, चाइल्ड लेबर को हटा दिया जाएगा, जो कि बहुत ही कॉमन था पूंजीवादी समाज में जब पूंजीवाद शुरू हुआ था 19वीं 20वीं शताब्दी में। ठीक, यहाँ तक आपको मार्क्स का पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ गया होगा। कहीं भी आपको कंफ्यूजन हो तो ये समझ लीजिए कि मार्क्स जो थे वो पूंजीवादी यानी कैपिटलिज्म सोसाइटी के खिलाफ थे, जहाँ पे एक वर्ग बहुत अमीर था और एक वर्ग के पास कुछ नहीं था। तो उन्होंने माना कि ये जो कुछ नहीं होने, मतलब जो वर्ग है जिसके पास कुछ नहीं है, वर्किंग क्लास, वो एक दिन आंदोलन करेगा और एक ऐसा समाज बनाएगा जहाँ पे सब कुछ इक्वालिटी पे बेस्ड होगा और सब कुछ को स्टेट मतलब कंट्रोल करेगी, किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होगी। दैट्स द कंक्लूजन। बाकी हिस्टोरिकल सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।